हेलो हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। डॉक्टर बीपीएससी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, बीपीएससी के एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंस बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, और हर साल जो है इससे कम से कम 30 सवाल पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, और इसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हुए हम लोग जो है करंट अफेयर सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले घटना चक्र ई दृष्टि बुक के से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को देखेंगे। इसमें भी सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और धीरे-धीरे जो है हम लोग इस बुक को पूरी तरह से कवर कर लेंगे। ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं इसको। पहले न्यूज़ को देखते हैं। न्यूज़ है मिज़ोरम, गोवा और लद्दाख में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता। तो देखिए क्या है, भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने, ठीक है, तो पता होगा आप लोगों को कि इसरो के साइंटिस्ट थे के कस्तूरीरंगन, उनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाई गई थी। उसी से संबंधित न्यूज़ है कि भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने वर्ष 2030 तक 100% वयस्क साक्षरता प्राप्त करने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा था। इसी संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए वर्ष 2022 में उल्लास, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ये फुल फॉर्म ज़रूर याद रखेंगे। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की शुरुआत हुई, जो 15 वर्ष से अधिक आयु के करोड़ों नागरिकों को बुनियादी पढ़ना-लिखना और अंकगणित सीखने के लिए समर्पित है। स्मरणीय तथ्य की बात करें, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और लद्दाख ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर अपने-अपने क्षेत्र को पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया है। ठीक है? तो ये राज्यों का नाम ज़रूर याद रखें आप लोग, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और ये यूटी है लद्दाख। ये जो है क्या हुआ है, तो पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया गया है। ठीक है? जहाँ तक कार्यात्मक साक्षरता की बात है, तो ध्यान देंगे कि वैसा राज्य या वैसा क्षेत्र जो 95% से अधिक साक्षरता दर प्राप्त कर लेता है, उसे पूर्ण साक्षर घोषित किया जा सकता है। ठीक है? इसके अलावा ध्यान देने की बात ये है कि मिज़ोरम जो है, वो आधुनिक भारत का पहला ऐसा राज्य है, जो पूर्ण कार्यात्मक साक्षर दर्जा हासिल किया है। ठीक है? इसके अलावा दूसरे राज्य की बात करें तो गोवा जो है, इस सिलसिले में दूसरा राज्य है। वहीं थर्ड राज्य की बात करें, तीसरे राज्य की बात, तो त्रिपुरा जो है इसमें तीसरा राज्य है। ठीक है? इन सब के अलावा अगर आपको यूनियन टेरिटरी की बात करें, अगर यूटी पूछा जाए, तो यूटी में ध्यान रखेंगे कि लद्दाख जो है, वो यूटी में सबसे पहले है। ठीक है? तो लद्दाख जो है ये पहला केंद्र शासित प्रदेश है, जो पूर्ण रूप से जो है कार्यात्मक साक्षरता दर्जा हासिल किया था। ठीक है? रिवाइज़ कीजिए। राज्यों में अगर आपसे पूछे कि पहले स्थान पर कौन है, तो राज्य में होगा आपको मिज़ोरम पहला, दूसरा स्थान गोवा का और तीसरा स्थान उत्तराखंड सॉरी त्रिपुरा का। वहीं यूटी में अगर पूछा जाए तो लद्दाख हमारा टॉप पे होगा। ठीक है? आइए आगे चलते हैं। अगला न्यूज़ है संविधान हत्या दिवस से जुड़ा हुआ। ठीक है? तो आप लोगों को पता होगा कि केंद्र सरकार ने 25 जून को, जिस दिन इमरजेंसी लागू की गई थी 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा, उस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तो इस वर्ष जो है, वर्ष 2025 में पहली बार संविधान हत्या दिवस मनाया गया और ध्यान देंगे कि 2025 में जो है अ, आपातकाल लागू होने के 50 वर्ष भी पूरे हुए थे। ठीक है? तो आइए इस न्यूज़ को डिटेल में देखते हैं। न्यूज़ है भारत के संविधान के भाग 18 में आपातकाल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ये प्रावधान अनुच्छेद 352 से 360 तक वर्णित हैं। भारत या उससे किसी हिस्से की सुरक्षा को खतरा होने की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। ठीक है? वहीं स्वतंत्रता के बाद अब तक 3 बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। सर्वप्रथम जो है ये भारत-चीन युद्ध के दौरान किया गया था, वर्ष 1962 में, ठीक है? जो कि जनवरी 1968 तक लागू रहा था। इसके बाद अलावा दूसरी बार बात करें तो भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान जो है आपातकाल लगाया गया था। इसकी शुरुआत या इसकी घोषणा 3 दिसंबर 1971 को हुई थी और यहीं बात करें तो इसी दूसरी आपातकाल के दौरान ही एक बार पुनः जो है 25 जून 1971 को फिर से जो आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी और तीसरी आपातकाल जो थी वो आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर लागू किया गया था। ठीक है? तो ध्यान रखेंगे
कि पहला जो आपातकाल था वो चीन युद्ध के दौरान लगा था, दूसरी बार आपातकाल वो भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान लगा था और तीसरा आपातकाल जो है वो आंतरिक गड़बड़ी के कारण 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा लगाया गया था। ठीक है? और इसे जो है मार्च 1977 में फिर समाप्त घोषित किया गया। स्मरणीय तथ्य की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2025 को संविधान हत्या दिवस पर लोकतंत्र के रक्षकों को श्रद्धांजलि दी। ध्यातव्य है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 11 जुलाई 2024 को एक अधिसूचना द्वारा इस दिवस को मनाए जाने का निर्णय लिया गया था, जिसे 12 जुलाई 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। जारी अधिसूचना के अनुसार 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा के पश्चात तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा सत्ता का घोर दुरुपयोग किया गया। भारत के लोगों पर जाति और अत्याचार किए गए। इस दिवस के माध्यम से भारत के लोगों को भविष्य में किसी भी तरह के सत्ता के घोर दुरुपयोग का समर्थन नहीं करने के लिए पुनः प्रतिबद्ध किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 25 जून 1975 को आपातकाल को लागू कर तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा भारत के लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंटा गया और लाखों लोगों को अकारण जेल में डाला गया। तो इस न्यूज़ में एग्जाम पर्पस से हमें क्या-क्या ध्यान रखना है? तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे आप संविधान हत्या दिवस। ये कब मनाया जा रहा है? तो 25 जून को मनाया जाता है। वर्ष 2025 में आपातकाल को लागू हुए 50 वर्ष पूर्ण हुए थे, इसलिए विशेष रूप से जो इस दिवस को मनाया जा रहा है। इसके अलावा इस न्यूज़ आर्टिकल में हम लोगों ने आपातकाल के भाग को देखा कि आपातकाल जो है वो भाग 18 में है, ठीक है? इसके अलावा अनुच्छेद की बात की, अनुच्छेद 352 से 360 तक जो है आपातकाल के बात की गई है हमारे संविधान में, ठीक है? अगले न्यूज़ पे चलते हैं। अगला न्यूज़ है हैदराबाद मुक्ति दिवस से जुड़ा हुआ। तो ध्यान रखेंगे कि केंद्र सरकार द्वारा 17 सितंबर को प्रतिवर्ष जो है हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है? ध्यान दें कि हमारा भारत जब 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, उसके 13 महीने बाद तक हैदराबाद जो है उसे आज़ादी नहीं मिली थी। ठीक है? और यह निज़ाम के शासन के अधीन था। हैदराबाद का क्षेत्र जो है वो 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो नामक पुलिस कार्रवाई के बाद निजाम के शासन से मुक्त हुआ है। तो ये ऑपरेशन पोलो ज़रूर याद रखेंगे। ऑपरेशन पोलो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? तो ये हैदराबाद की आज़ादी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल। तो ध्यान दें कि मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल जो है एक ऐसा ढांचा या सुविधा होता है जहां विभिन्न माध्यम जैसे सड़क, रेल, जलमार्ग और हवाई मार्ग के बीच माल या सामान को सुविधापूर्वक और कुशलता से स्थानांतरित किया जाता है। स्मरणीय तथ्य की बात करें तो 17 जून 2025 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड मानेसर संयंत्र में देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया है। मानेसर स्थित यह संयंत्र 10 किलोमीटर के समर्पित रेल लिंक के माध्यम से पटली रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है? कहाँ पे लगाया गया है? तो ध्यान रखेंगे ये हरियाणा के गुरुग्राम जिले के मानेसर के पास जो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का संयंत्र है, वहाँ इसे लगाया गया है। ठीक है? आगे चलते हैं। अगला न्यूज़ है एयर इंडिया ड्रीमलाइनर विमान दुर्घटनाग्रस्त AI-171। तो आप लोगों को आइडिया होगा इसके बारे में कि हाल ही में जून के महीने में अहमदाबाद से उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की एक फ्लाइट थी जो लंदन की ओर जा रही थी। वो अहमदाबाद में ही उड़ान भरने के कुछ मिनटों के बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। उसी से संबंधित न्यूज़ है। तो ध्यान देंगे कि 12 जून 2025 को एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI-171 जो कि बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर थी, वह अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद मेघानी नगर स्थित रिहायशी इलाकों में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ठीक है? और ये लंदन जा रही थी। ध्यान देंगे कि जो ये एयर इंडिया की फ्लाइट थी इसका नाम क्या था? AI-171 और ये बोइंग का विमान था। विमान का नाम क्या था? B787B। ठीक है? इस विमान में कुल 242 लोग जो है वो ट्रैवल कर रहे थे, जिसमें से 230 यात्री थे और 12 कर्मी दल थे, क्रू मेंबर्स थे। ठीक है? और इसमें से 242 सदस्यों में से 241 लोग की मृत्यु हो गई। उसमें से केवल 1 यात्री ही जो है वो बच पाए, जिनका नाम विश्वास कुमार रमेश था। ठीक है? तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है एग्ज़ाम में ये पूछा जा सके। तो जो यात्री बच गए हैं उनका नाम है विश्वास कुमार रमेश। ठीक है? ध्यान देंगे कि इस दुर्घटना में
कुल मिलाकर जो है 280 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है, ठीक है? कारण क्या हुआ? क्योंकि देखिए इस फ्लाइट में ट्रैवल तो 242 लोग कर रहे थे, लेकिन ये जो फ्लाइट थी वो एक रिहायशी इलाके में गिरी, जो कि एक मेडिकल कॉलेज था, ठीक है? और मेडिकल कॉलेज की छत पर जब ये गिरा तो वहाँ पे भी कॉलेज के कुछ छात्रों को भी जो है उसमें दुर्घटना स्थल पर जब मौजूद थे, तो वहीं पर जो है उनकी मृत्यु हो गई। ठीक ये जो एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर था, ठीक है? ये विमान, वो अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की इमारत पर जा गिरा, ठीक है? और वहीं पर जो है छात्र और जो डॉक्टर थे, वहीं पर भोजन कर रहे थे, ठीक है? तो उनकी भी इसी पे मृत्यु हो गई, ठीक है? तो अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए, ये न्यूज़ बेहद ही इम्पोर्टेंट है कि केंद्र सरकार ने दी जातीय जनगणना की अनुमति। तो जातिगत जनगणना से आशय है देश के विभिन्न जाति समूहों की आबादी का सर्वेक्षण करना। यह एक संवेदनशील लेकिन महत्वपूर्ण जनसांख्यिकी अभ्यास है। स्वतंत्रता के बाद 1931 की जनगणना के बाद जो है जातिगत आंकड़े नियमित जनगणना में शामिल नहीं किए गए थे। अब केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना 2027 में जातियों की गणना कराने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है, ठीक है? जिससे सामाजिक न्याय की नीतियों को नई दिशा मिल सकेगी। तथ्यों की बात करें तो ध्यान देंगे कि जो जनगणना है, वो संघ सूची का विषय है। संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत यानी 7वीं अनुसूची का जो केंद्र सूची है, उसमें सूची संख्या 69 के अंतर्गत जनगणना है, ठीक है? और जनगणना अधिनियम 1948 एवं नियम 1990 के तहत इसे प्रबंधित किया जाता है। 16 जून 2025 को भारत की जनसंख्या की जनगणना वर्ष 2027 दौरान के लिए अधिसूचना जारी की गई थी। तो हो सकता है पूछ दे आपको कि इसके लिए अधिसूचना कब जारी की गई थी? यह 16 जून 2025 को जारी की गई थी। ध्यान दें कि ये जनगणना जो है ये 2 चरणों में होगी, ठीक है? 2 चरणों में जनगणना होगी। सबसे पहले जो हिमालय क्षेत्र के जो राज्य हैं, हिमालयी राज्य, उसमें होगी 1 अक्टूबर 2026 से शुरू हो जाएगी ये और इसके अलावा जो बाकी शेष राज्य बचेंगे, उसमें 1 मार्च 2027 से जनगणना का कार्य किया जाएगा, ठीक है? अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। चेनाब रेल पुल विश्व का सर्वाधिक ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज। तो ध्यान देंगे कि चेनाब रेलवे पुल भारत के केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में स्थित चिनाब नदी पर बना है। यह एक रेलवे पुल है। ये विश्व का सर्वाधिक ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है। आर्च ब्रिज क्या होता है? तो इस तरीके का जो बना रहता है ऐसा, ये आर्क होता है, ठीक है? इस तरीके का जो ब्रिज बना होता है इसे आर्क ब्रिज कहते हैं। ओके, तो ये कहाँ पे बना है? तो रियासी जिले जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर बना है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 359 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि समुद्र तल से नहीं बल्कि नदी के तल से है, ठीक है? यानी नदी के तल से 359 मीटर ऊंचा है, ठीक है? इसके अलावा इस ब्रिज की लंबाई की बात करें तो वो 1315 मीटर का है, ठीक है? और यह पुल जो है ये भारतीय रेलवे के उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का महत्वपूर्ण भाग है। ओके, इसके अलावा अन्य तथ्यों में ध्यान दें तो इस पुल के निर्माण का कार्य जो है वो कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन, इसके अलावा विभिन्न आईआईटी तथा डीआरडीओ, इन सब के सम्मिलित प्रयासों का परिणाम है, ठीक है? आगे ध्यान देने की बात है, इसमें एक चीज़ और याद रखेंगे कि ये जो पुल है चिनाब रेल पुल, इसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि ये एफिल टावर से भी 35 मीटर लंबा है, ठीक है? और इस पुल को बनाने का जो कार्य है उसकी मंजूरी वर्ष 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उसी समय जो है इसकी मंजूरी प्रदान की गई थी। तो इसका जो है निर्माण कार्य पूरा हो गया है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 6 जून को इसका शिलान्यास किया गया है, ठीक है? अगला न्यूज़ है घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना इकाई संख्या 1। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कहाँ है? तो ध्यान रखेंगे यह उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है, ठीक है? और ये एक कोयला आधारित पावर प्लांट होगा, कोयला आधारित होगा, ठीक है? और इसमें कुल मिलाकर 1980 मेगावाट क्षमता वाली जो है ये परियोजना है, जिसमें से इसके 3 शिफ्ट होंगे, जो कि प्रत्येक में 660 मेगावाट क्षमता वाला जो है बिजली उत्पादन होगा। तो ध्यान रखेंगे ये घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश के कानपुर का है। अगला न्यूज़ है लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महोत्सव 2025। तो ध्यान देंगे कि 31 मई 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण
महासम्मेलन में भाग लिया। यह आयोजन मालवा की प्रसिद्ध महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। ध्यान रखेंगे कि अहिल्याबाई होलकर जो है उनकी 300वीं जयंती मनाई जा रही थी और वो मालवा की महारानी थी। तथ्यों की बात करें तो सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई को समर्पित एक स्मारक डाक टिकट तथा 300 रुपये मूल्य का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया। तो देखिए बीपीएससी एग्जाम में जो है इस तरीके का क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखेंगे कि अहिल्याबाई होलकर के 300वीं जयंती थी, उसके उपलक्ष्य में 300 रुपये का मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया। इसके अलावा स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। ठीक है। इसी दिन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवी अहिल्याबाई पुरस्कार भी प्रदान किया है। राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार। ये पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है बस्तर की जनजाति महिला कलाकार डॉक्टर जयमती कश्यप को। ठीक है, किसे दिया गया है? तो बस्तर की जनजाति महिला कलाकार डॉक्टर जयमती कश्यप को। देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म जो है वो 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में हुआ था। ठीक है, और इनका शासनकाल की बात करें तो ये 1767 से 1795 तक रहा। इन्होंने लगभग 3 दशकों तक यानी 30 वर्षों तक मालवा पर न्यायपूर्ण और कुशल शासन किया था। अहिल्याबाई जो है वो 18वीं शताब्दी में स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह निषेध जैसे विचारों की अग्रदूत रही थी। ठीक है, इन्होंने महिला सेना इकाई भी बनाई थी अपने शासनकाल के दौरान। इसके अलावा ध्यान देंगे कि प्रधानमंत्री ने अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना ये भी शुरू किया है। ठीक है, नाम मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना। ठीक है, 2024 से ये शुरू हुआ था। इसमें महिला उद्यमियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखेंगे कि इंदौर का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसे भी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा जो महारानी थी इनकी मृत्यु 13 अगस्त 1995 को हो गया था। इन्होंने विभिन्न मंदिरों को बनाने का कार्य किया। जो भी मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा जो मंदिरों को क्षति पहुँचाई गई थी, अहिल्याबाई ने उन सभी का मरम्मत करा, उसका निर्माण कराया है। आपको बता दें कि बनारस में जो शिव जी का मंदिर है, ठीक है? उसका भी निर्माण जो है इनके द्वारा ही कराया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज़ है ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना। तो देखिए ये बहुत अच्छा न्यूज़ है। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना जो है ये 2 राज्य मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त पहल है जिसका उद्देश्य जल संकट से जूझ रहे क्षेत्रों में भूजल स्तर बढ़ाकर सिंचाई एवं पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ करना है। ठीक है? तथ्यों की बात करें तो ये 10 मई 2025 को मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र द्वारा तापी बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को संयुक्त रूप से क्रियान्वित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हस्ताक्षर किया है। ठीक है, ध्यान देंगे कि इस क्षेत्र में जो अ, ये जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का, ये पानी की समस्या से जूझता रहा है। यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है वो काफ़ी नीचे चला गया है। तो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के उद्देश्य से ये जो योजना है ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना इसको शुरू किया गया है। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि इसमें से 90% जो है इस योजना का बजट जो है वो केंद्र सरकार देगी। इसके अलावा जो शेष जो बचेगा 10% उसमें से 5% जो है वो मध्य प्रदेश सरकार और महाराष्ट्र सरकार आपस में बाँट लेगी। ठीक है? अच्छा न्यूज़ है ये। अगला न्यूज़ देखते हैं। ये न्यूज़ है पहलगाम से युद्ध विराम तक। ध्यान देंगे कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के शांत पहलगाँव पर्यटन क्षेत्र में, ठीक है, भीषण आतंकी हमले ने पूरे भारत को झकझोर दिया था। हमले के लगभग 2 हफ्ते बाद भारत ने सूचनाओं की पुष्टि के बाद 6 से 7 मई 2025 की रात एक प्रतिशोधी कार्रवाई शुरू की, जिसका कोड नाम था ऑपरेशन सिंदूर।
वर्ष 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में बालाकोट हवाई हमले के बाद 2025 में ऑपरेशन सिंदूर ने प्रदर्शित किया कि भारत अब आतंक के घाव पर सीधे प्रहार करने से नहीं हिचकिचाएगा। ठीक है? तथ्यों की बात करें तो जो पहलगाँव घटना है ये कब हुआ? तो 22 अप्रैल 2025 को हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? तो ये जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाँव से लगभग 7 किलोमीटर दूर ये बैसरन घाटी है, बैसरन घाटी। वहीं पर जो है कुछ हथियार से लैस आतंकियों ने छुट्टी मना रहे पर्यटकों पर अचानक धुआंधार गोली चलाई। ठीक है? तो काफ़ी कायराना हमला था ये। इस हमले में कुल 26 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसमें से 25 भारतीय थे, 1 नेपाली पर्यटक था। हमले की ज़िम्मेदारी जो है द रजिस्ट्रेशन फ्रंट ने लिया गया, टीआरएफ, ठीक है? इसके अलावा इसमें देखिए कुछ अन्य न्यूज़ जो डिटेल में दिया गया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि कौन-कौन से आतंकवादी जो है वो मारे गए हैं या कौन-कौन से आतंकवादी थे। इस तरीके का क्वेश्चन जो है हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग आगे चलते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही सिर्फ़ देखते हैं इसमें। देखिए, पहलगाम हमले को भारत ने अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला माना था, ठीक है? और इसी के उपलक्ष्य में क्या हुआ है कि 23 अप्रैल को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई और इसमें जो है क्या-क्या बात किया गया? तो सबसे पहले ध्यान देंगे, पहला चीज़ किया गया 1960 का जो सिंधु जल संधि था, उसको स्थगित कर दिया गया। इसके अलावा अटारी वाघा सीमा पर जो बॉर्डर था, उसको तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। इसके अलावा सार्क वीज़ा छूट योजना के तहत जो है पाकिस्तान के नागरिकों को भारत में जो यात्रा कर रहे थे, उन पे प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है? उन्हें तत्काल प्रभाव से अपने देश वापस लौटने के लिए कहा गया था। ये 3 जो है कार्य किया गया। इसके अलावा फिर भारत जो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने आपस में मीटिंग करते हैं और फिर आगे की कार्रवाई का योजना बनाते हैं, ठीक है? ऑपरेशन सिंदूर होता कब है? तो ध्यान रखेंगे ये 6 से 7 मई की रात को हो रहा है, ठीक है? रात में और ये ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम दिया गया था। ठीक है? इसमें से अभियान के तहत जो है 9 लक्ष्य स्थलों को एक साथ प्रहार किया गया था, ठीक है? 9 स्थलों पर एक साथ प्रहार किया गया है, जिसमें से 5 जो थे आतंकी ठिकाने, वो पीओके में थे, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में थे। वहीं 4 लक्ष्य जो थे, वो पाकिस्तान के अंदर थे और अंदर भी कहाँ पे? तो पंजाब प्रांत में थे, ठीक है? जिसमें उन 4 का नाम ज़रूर याद रखिएगा। पहला है बहावलपुर, दूसरा है मुरीदके, तीसरा है साकरगढ़ और चौथा है सियालकोट। तो ध्यान रखेंगे कि 4 लक्ष्य जो थे वो पाकिस्तान के अंदर थे, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, ठीक है? और कौन-कौन सा था? तो बहावलपुर था, मुरीदके था, साकरगढ़ था और सियालकोट था, ठीक है? ये सभी जो है कहीं न कहीं आतंकवादी संगठनों का परीक्षण केंद्र था, ठीक है? यहाँ पे ट्रेनिंग दिया करते थे, तो इसको जो है इंडियन एयर फ़ोर्स के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है, ठीक है? ध्यान एक चीज़ और याद रखिएगा कि भारतीय विदेश सचिव अभी कौन है? तो ये विक्रम मिस्त्री हैं। इनके द्वारा जो है बार-बार अ, जब ये ऑपरेशन चल रहा था, तो मीडिया ब्रीफिंग दिया जाता था। तो इनका नाम याद रखिएगा, क्या नाम है विदेश सचिव का? इनका नाम है विक्रम मिस्त्री। उसके बाद देखिए ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था उसकी सफलता के बाद क्या हो रहा है कि फिर युद्ध विराम की प्रक्रिया और फिर कुछ शर्तें उस पे लागू की गईं। जैसे क्या हुआ कि सीमा पर बढ़ते हताहत और दोनों परमाणु संपन्न देशों में युद्ध जैसे हालात ने वैश्विक शक्तियों को चिंतित कर दिया था। इसके लिए 10 मई 2025 को पाकिस्तानी सेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन मेजर जनरल कासिफ अब्दुल्ला ने भारतीय डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को आपात हॉटलाइन कॉल करके युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा, ठीक है? तो पाकिस्तान के द्वारा जो है युद्ध विराम करने की बात कही गई थी, जिसके बाद जो है युद्ध विराम किया गया है, ठीक है? आगे चलते हैं। पहलगाम हमले से जुड़ा हुआ एक चीज़ और याद रखिएगा कि जब ये घटना हो गई और भारत ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो फिर क्या हुआ है कि 17 मई 2025 को केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और भारत की जो सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई थी, उसके संदर्भ में 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया। ये संख्या भी पूछा जा सकता है कि कितने प्रतिनिधि मंडल थे? तो 7 था, 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया गया। जिसमें से 59 संसद सदस्यों को 7 समूहों में अलग-अलग बाँटा गया, जो कि कुल मिलाकर 32 देशों में भारत का जो ये अभी ऑपरेशन सिंदूर रहा है या भारत की जो बातें हैं, उसको समझाने का काम करेंगे, ठीक है? तो ये 7 जो प्रतिनिधि मंडल गए हैं, उसका नेतृत्व कौन-कौन कर रहे थे? तो सबसे पहला नाम है शशि थरूर का, ये कांग्रेस के नेता हैं। फिर दूसरा है रविशंकर प्रसाद, ये भाजपा के नेता हैं। फिर संजय कुमार झा, ये जदयू के नेता हैं। फिर बैजयंत पांडा थे, ये भाजपा के थे। इसके अलावा
कनिमोझी करुणानिधि ये डीएमके के हैं, फिर सुप्रिया सुले हैं, ये एनसीपी की हैं और श्रीकांत एकनाथ शिंदे शिवसेना के थे। तो इन 7 जो सांसद हैं, इनके नेतृत्व में, है ना, अब विभिन्न सांसदों को 32 कंट्रीज़ में भेजा गया है, ठीक है? तो संख्या ज़रूर याद रखिएगा कि कितने समूह बनाए गए थे, 7 समूह, कितने देश गए थे, 32 देश और संसदों की संख्या कितनी थी? तो 59 थी, ठीक है? अगला न्यूज़ है उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना। तो इस न्यूज़ को डिटेल में देखते हैं। भारत सरकार सेमीकंडक्टर उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम, ठीक है? नाम याद रखिएगा, सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम 76,000 करोड़ के तहत चिप निर्माण संयंत्रों एवं असेंबली टेस्ट यूनिटों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस हेतु दीर्घावधि रणनीतियों के संचालन के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की गई है। यह मिशन जो है वो सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। ठीक है? तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके तहत जो है सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत जो है इसका छठा यूनिट वो उत्तर प्रदेश में लगाया गया है। तो यही न्यूज़ है, इसको ध्यान रखिएगा। यूपीपीएससी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है। अगला इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जन सुरक्षा योजना के 10 वर्ष, ठीक है? तो भारत के सामाजिक सुरक्षा को मजबूती देने के लक्ष्य से 9 मई 2015 को केंद्र सरकार ने 3 महत्वाकांक्षी जन सुरक्षा योजनाओं का शुभारंभ किया था। पहला नाम क्या था? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, दूसरा था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और तीसरा था अटल पेंशन योजना। इन योजनाओं का अभिप्राय था कि समाज के निम्न आय एवं असंगठित वर्ग के जो अब तक बीमा पेंशन जैसी सुरक्षा से वंचित थे, उन्हें मामूली प्रीमियर योगदान पर जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा एवं नियमित पेंशन जैसी सुरक्षाएं प्रदान की जाएं। ठीक है? इन योजनाओं के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। पहला योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है? इसमें क्या हो रहा है कि किसी भी कारण से मृत्यु हो जाने पर जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। इसमें 18 से 50 वर्ष की आयु के किसी भी नागरिक को जो है ये बीमा का लाभ मिल सकता है। ठीक है? इसके अलावा इसमें 2 लाख रुपए का एक वार्षिक टर्म जीवन कवर प्रदान किया जाता है। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि इसके लिए जो है प्रतिवर्ष ₹336 का प्रीमियम देना होता है, ठीक है? और फिर प्रीमियम से जो है फिर केंद्र सरकार भी उसमें सहायता देती है और कोई दुर्घटना हो जाने की स्थिति में बीमा दिया जाता है। अगला है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है कि एक दुर्घटना बीमा है। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति है, उसका मृत्यु होता है अथवा दोनों आँखों की पूर्ण क्षति होती है या फिर कोई दोनों पैर या दोनों हाथ की क्षति होती है, ऐसी स्थिति में 2 लाख रुपया और अगर उस व्यक्ति का एक आँख है ना, एक आँख अगर खराब हो जाता है या एक हाथ या एक पैर अगर उसमें खराब हो जाता है या उसमें क्षति होती है, तो ऐसे में जो है उसको 1 लाख रुपया दिया जाता है, ठीक है? बीमा के रूप में। ध्यान देंगे कि इस योजना का जो है लाभार्थी वो 18 से 77 वर्ष की आयु के बीच का होना ही चाहिए, ठीक है? और इसमें प्रति वर्ष जो है ₹20 का प्रीमियम देना होता है, ओके? और अगला जो योजना है अटल पेंशन योजना, तो ये भी काफ़ी फ़ेमस योजना है, काफ़ी लोग जो है इसमें इस योजना का लाभ ले रहे थे। तो इस योजना के तहत क्या है, इसमें भारत के कोई भी नागरिक जो है, जो कि असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ठीक है? वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इनकी उम्र 18 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए, ठीक है? और इस 60 वर्ष के बाद देखिए 18 से 40 वर्ष के बीच का जो अगर कोई व्यक्ति है, वो इस योजना के तहत लाभ ले सकता है, ठीक है? और इसमें क्या होगा कि उसको शुरुआत समय में जो है उसमें प्रीमियम भरना होगा, फिर केंद्र सरकार भी अपनी तरफ से कुछ राशि मिलाएगी और फिर जब वह व्यक्ति 60 वर्ष की आयु का हो जाएगा, ठीक है? तो उसके बाद जो है उसको ₹1000 प्रति माह से लेकर ₹5000 प्रति माह तक की न्यूनतम पेंशन की गारंटी ये योजना प्रदान करता है, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट था, 10 वर्ष पूरे हुए थे इन तीनों योजनाओं के, ठीक है? अगला योजना देखते हैं, अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला न्यूज़ है विश्व श्रव्य दृश्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन, जिसे वेब्स 2025 के नाम से भी जाना जाता है। तो ये फ़िल्म, मीडिया, संगीत, गेमिंग और एनिमेशन जैसी रचनात्मक क्षेत्र से आय अर्जित करने वाली अर्थव्यवस्थाओं को क्रिएटिव अथवा ऑरेंज इकोनॉमी कहा जाता है। इसी आर्थिक क्षेत्र को गति प्रदान करने के लिए विश्व श्रव्य दृश्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025, जिसको वेब्स नाम से जाना जाता है, उसका मुंबई में उसका आयोजन किया गया था। ठीक है? ध्यान रखेंगे इसका यह पहला आयोजन था
ठीक है? और इसका आयोजन 1 से 4 मई 2025 के अंतर्गत मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ है, ठीक है? उसके अलावा सम्मेलन की परिकल्पना की बात करें तो कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज़, ये इसका थीम कह सकते हैं आप, ये थीम था कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, उनके द्वारा महाराष्ट्र दिवस यानी 1 मई को जो है, इसका भव्य उद्घाटन किया गया था, जिसमें 100 से अधिक देशों के कलाकारों ने भाग लिया था। ठीक है? अगला इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखते हैं, नई शिक्षा नीति और त्रिभाषा सूत्र विवाद। अब देखिए क्या हो रहा है, फरवरी-मार्च 2025 में समग्र शिक्षा अभियान और पीएम श्री योजना के तहत तमिलनाडु को मिलने वाली लगभग 2152 करोड़ की राशि नई शिक्षा नीति 2020 को न स्वीकारने के कारण रोक दिए जाने से इस नीति के त्रिभाषा सूत्र को फिर से राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया है। तमिलनाडु का जोर शिक्षा के माध्यम से में तमिल और अंग्रेजी पर है, जबकि नई शिक्षा नीति 2020 अपने त्रिभाषा फॉर्मूला में यह कहती है कि मातृभाषा और अंग्रेजी के अलावा तीसरी भाषा कोई भी भारतीय भाषा हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि वह हिंदी ही हो। ठीक है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन जो हैं, वो इसे भाषाई ब्लैकमेल का नाम दे रहे हैं, ठीक है? और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है, उन्होंने अपने 12 मई 2025 को दिए गए एक निर्णय में यह स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी राज्य को न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, ठीक है? तो इस कारण से जो है ये विवाद का मुद्दा अभी उठा हुआ है, चल रहा है अभी हाल में, एकदम चर्चा का विषय है। जो लोग भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे 17वीं बीपीएससी में, उनके लिए ये जो इश्यू है न्यू एजुकेशन पॉलिसी और भाषाई मुद्दा, तो इस पर जो है उनको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसी ही घटनाएँ सामने आई हैं, ठीक है? जिसमें मानसे जो एक वहाँ की लोकल पॉलिटिकल पार्टी है, उसके द्वारा हिंदी भाषी क्षेत्र के जो कामगार हैं, उनके ऊपर हमला किया जाता है, ठीक है? उन्हें मराठी बोलने के लिए प्रेशराइज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अभी हाल-फिलहाल में चर्चा का विषय बनी हुई है, तो इस पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए ये त्रिभाषा फ़ॉर्मूला क्या है इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो नई शिक्षा नीति में मातृभाषा यानी स्थानीय भाषा को प्राथमिकता देते हुए त्रिभाषा फ़ॉर्मूला पर बल दिया गया है। इसके अनुसार पहली भाषा मातृभाषा या स्थानीय क्षेत्रीय भाषा हो सकती है। दूसरी भाषा अंग्रेजी या कोई अन्य भारतीय भाषा हो सकती है और तीसरी भाषा की बात करें तो ये कोई अन्य भारतीय भाषा गैर हिंदी भाषी राज्यों के लिए हिंदी एक विकल्प के रूप में है। ठीक है? तो कोई इस तरीके से जो है ना 3 भाषा त्रिभाषा फ़ॉर्मूला निकाला गया के कस्तूरीरंगन के द्वारा, ठीक है? और एक तो मातृभाषा के बारे में उनके द्वारा बोला गया कि मातृभाषा बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा अंग्रेजी या कोई अन्य भारतीय भाषाओं के बारे में बोला गया और तीसरी भी कोई अन्य भाषा के बारे में बोला गया, लेकिन उसमें हिंदी भी एक जो है विकल्प के रूप में है। तीसरी भाषा जो है वो हिंदी हो सकती है, लेकिन यहीं तमिलनाडु सरकार जो है वो तीसरी भाषा के रूप में भी हिंदी को जो है वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है? यहीं से जो है ये विवाद गहरा गया है। संविधान में भाषा से जुड़े प्रावधानों की बात करें, तो अनुच्छेद 120 के बारे में बात करेंगे, तो ये संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। भाषा का इसमें वर्णन करता है अनुच्छेद 120, वहीं अनुच्छेद 210 जो है वो विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। इसके अलावा अनुच्छेद 343 जो है वो संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ऐसा वो वर्णन करता है। ठीक है? तो 210, 120 और 343 ये तीनों याद रखेंगे। 210 क्या है? 210 है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में। 120 जो है वो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में वर्णित करता है। 210 जो है वो विधानमंडल यानी राज्यों का जो विधानमंडल है वो कौन-सी भाषा प्रयोग करेगी उसके बारे में बात करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 343 जो है वो संघ की भाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, ऐसा वो वर्णित करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 344 भी है, तो 344 वो राजभाषा के संबंध में एक आयोग के गठन की बात करता है। वहीं अनुच्छेद 345 जो है वो राज्य की राजभाषा या राजभाषाएँ, ठीक है? इससे संबंधित है। वहीं 346 की बात करें तो एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य या संघ के बीच प्रदाति की राजभाषा, इसके बारे में जो है पत्रादि यानी लेटर से रिलेटेड जो लेटर जो होता है ना गवर्नमेंट लेटर होगा या कोई भी गवर्नमेंटल वर्क होगा, उसमें कौन-सी भाषा यूज़ होगी उससे संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 347 की बात करें, तो किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है। वहीं 348 की बात करें तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में
और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषाओं से संबंधित है। 349 की बात करें तो ये भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का उल्लेख करता है। वहीं 350 की बात करें तो ये शिकायतों के निवारण हेतु प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। 350 क की बात करें तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा हो, ऐसा ये वर्णन करता है। 350 ख की बात करें तो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की बात करता है। वहीं 351 की बात करें तो हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए संघ कर्तव्य करेगा, यानी उसके लिए प्रयास करेगा, हिंदी का विकास हो, हिंदी का प्रसार हो, उसके लिए संघ जो है वो कोशिश करेगा, ऐसा 351 आर्टिकल बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चल अगला है विंझिजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित। विंझिजम बंदरगाह जो है ये तिरुवनंतपुरम केरल में अवस्थित है, अरब सागर के तट पर। ठीक है, और यह जो है अपनी भौगोलिक स्थिति के बदौलत दुनिया के व्यस्ततम शिपिंग मार्गों के बेहद निकट है, जो इसे व्यापारिक रूप से अत्यंत रणनीतिक बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मई 2025 को विंझिजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह को देश को समर्पित किया, यानी राष्ट्र को समर्पित किया है। देखिए इस न्यूज़ में हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ध्यान देने की बात है, विंझिजम बंदरगाह। ठीक है, नाम याद रखिएगा। किस राज्य में अवस्थित है? तो केरल राज्य में अवस्थित है। किनके द्वारा इसका शिलान्यास किया गया है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि इसका निर्माण जो है इस बंदरगाह का वो अडानी समूह के द्वारा किया गया है, और इसके साथ ही संचालन संबंधी अनुबंध के तहत जो है अडानी पोर्ट्स इस बंदरगाह का संचालन प्रबंधन 2060 तक करेगा। तो इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? अडानी समूह के द्वारा। ठीक है, फिर से रिपीट कर लेते हैं। पोर्ट का नाम क्या है? विंझिजम। ठीक है, कहाँ पे है? तो केरल में है। ठीक है, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो अडानी समूह के द्वारा किया गया है। ठीक है, और 2060 तक जो है अडानी समूह ही बंदरगाह का संचालन और प्रबंधन करेगा। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। क्या न्यूज़ है? भगवत गीता एवं नाट्यशास्त्र यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल। ध्यान देंगे, यूनेस्को ने वर्ष 1992 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम को लॉन्च किया था। कब लॉन्च हुआ था? 1992 में ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, इसका उद्देश्य विश्व भर में मूल्यवान पुरालेखों और पुस्तकालय संग्रहों का संरक्षण करना है, उनके व्यापक प्रसार को सुनिश्चित करना है। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर में अप्रैल 2025 में जो है भारत के 2 अमूल्य प्राचीन पांडुलिपि श्रीमद् भागवत गीता और भरत मुनि का नाट्यशास्त्र इसको स्थान दिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि किन 2 पुस्तकों को इसमें स्थान दिया गया है। तो पहला है श्रीमद् भागवत गीता और दूसरा है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र के लेखक का नाम अगर पूछे, रचनाकार का, तो उसका नाम याद रखिएगा, ये भरत मुनि के द्वारा निर्मित है। श्रीमद् भागवत गीता और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को कहाँ शामिल किया गया है? तो ये मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। ठीक है, अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। चलिए अगले न्यूज़ में महाकुंभ के बारे में बात करते हैं। महाकुंभ 2025 ये प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, तो प्रयागराज में महाकुंभ मेला का आयोजन 2025 में हुआ। ये 12 वर्षों के अंतराल पर होता है। ठीक है, और ये विश्व का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जनमानस का सम होता है ना, जन समागम माना जाता है। ठीक है, और इसका शुरुआत जो है वो 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा के दिन हुआ था, और इसका अंत जो है 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन हुआ। ये कुल 25 दिनों तक लगभग चला है। इसके अलावा प्रयागराज के अलावा जो है ये हरिद्वार, उज्जैन और नासिक इन जगहों पर भी जो है भारत में कुंभ का आयोजन होता है। ठीक है, लेकिन ये प्रयागराज वाला जो है इसे सबसे पवित्र माना जाता है। ध्यान देंगे इसका शुरुआत कब हुआ? तो 13 जनवरी को हुआ है, और अंत कब हो रहा है? 26 फरवरी को हो रहा है, जिस दिन महाशिवरात्रि था। प्रयागराज कहाँ अवस्थित है? तो ये गंगा, यमुना और सरस्वती ये 3 नदियों के समागम पर जो है यहाँ पर जो है प्रयाग अवस्थित है, और यहीं पर जो है कुंभ का आयोजन होता है। ध्यान देंगे कि इस बार जो है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। ठीक है, इसमें जो है 4 शाही स्नान हुए थे, जिसमें पहला शाही स्नान जो है वो मकर संक्रांति के दिन हुआ था 14 जनवरी को। वहीं दूसरा जो है मौनी अमावस्या को हुआ था। ठीक है, 29 जनवरी को। इसके अलावा बसंत पंचमी को हुआ था तीसरा शाही स्नान 3 फरवरी को। ठीक है, उसके अलावा माघी पूर्णिमा के दिन, और फिर अंत जो है इसका महाशिवरात्रि के स्नान के साथ जो होता है महाकुंभ का समापन हो गया। कुछ अन्य फैक्टों को भी ध्यान रखेंगे कि प्रयागराज के बाद जो अगला कुंभ है वो नासिक में होगा, ये 2027 में होगा। इसके अलावा 2028 में उज्जैन में होगा। ठीक है,
और 2033 में जो है फिर ये कुंभ में होगा। प्रयागराज में पिछला महाकुंभ जो है वो 2013 में हुआ था, फिर 12 वर्ष के बाद 2025 में ये हुआ और फिर ये 12 वर्ष के बाद फिर से होगा। एक चीज़ और ध्यान देंगे कि कुंभ को 2017 में यूनेस्को द्वारा इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के रूप में मान्यता दी गई है। कब दिया गया था? 2017 में, ठीक है। किस चीज़ का दर्जा दिया गया है? तो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के रूप में इसको दर्जा दिया गया है, ठीक है। अगला न्यूज़ देखते हैं हम। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी न्यूज़ को कवर कर लिया है, ठीक है। इसको आप 1 से 2 बार देखें, थोड़ा स्पीड बढ़ाकर 1-2 बार देखेंगे तो रिवीजन पर्पज़ से भी ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में अन्य न्यूज़ों के साथ, ठीक है। थैंक यू।